सब कनेक्टेड है। ठीक है जी, हमने 3 प्रिंसिपल्स ऑलरेडी पिछली क्लास में पढ़े थे। एक फटाफट से रिकैप हो जाए। एक तो बिजनेस एंटिटी था, एक मनी मेजरमेंट था और एक अकाउंटिंग पीरियड था। ठीक है जी, 3 प्रिंसिपल्स थे। अब आप बताओ क्या था बिजनेस एंटिटी। हाँ जी हर्षिता। उसमें ओनर और जो बिजनेस होता है वो दोनों अलग। शाबाश। और जो अकाउंट्स बनते हैं वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं? बिजनेस की। शाबाश। बिजनेस बिजनेस। अकाउंट्स किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं? बिजनेस। चलिए, मनी मेजरमेंट क्या था शिवांश, अर्जुन, कोई भी आप में से? ट्रांजैक्शन और इवेंट को रिकॉर्डेड हो। बट ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को कौन से बेसिस पे रिकॉर्ड करना है? क्वांटिटी, केजी, लीटर? मनी। इन टर्म ऑफ मनी। मनी। और जो चीज मनी में मेजर नहीं हो सकती वो अकाउंट is not at all recorded in account. एग्जैक्टली, इट इज नॉट एट ऑल रिकॉर्डेड इन दी अकाउंट्स। वो अकाउंट्स में रिकॉर्ड ही नहीं होती है। ठीक है जी। और तीसरा था अकाउंटिंग पीरियड, कि हमने बिजनेस की लाइफ को कितने कितने साल का बांट रखा है। हाँ जी वृंदा, 1 साल, एक साल का बांट रखा है। और हम अपने अकाउंट स्टार्ट करते हैं 1 अप्रैल और एंड करते हैं 31 मार्च, जिससे कि हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन को रेगुलर बेसिस पे देख सकें। अगर हम बहुत सालों के बाद अकाउंट्स बनाएंगे तो फिर प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन कैसे पता चलेगी? इसलिए हम एक साल के बाद अकाउंट्स से देखते हैं कि 1 साल में मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। जैसे आपके स्कूल वाले हर साल आपके एग्जाम्स लेते हैं देखने के लिए कि आपने पूरे साल में क्या पढ़ा, तो पूरे साल का ही एक साथ ले सकते हैं ना, अब 2 साल का एक साथ थोड़ी ले सकते हैं। तो उन्होंने भी आपके सेशंस को एक साल में बांट रखा है। सेम वैसे ही हमने भी अपने अकाउंटिंग बिजनेस की लाइफ को एक साल में बांट रखा है। ठीक है जी। 4th प्रिंसिपल, और इसके बारे में आप बताओगे जिसको जो जो आता है, बी क्विक। लिखिएगा हिस्टोरिकल कॉस्ट। मैं थोड़ी सी सीक्वेंस को चेंज करती हूँ, अच्छे अच्छे पढ़ते हैं। सॉरी। हिस्टोरिकल कॉस्ट, चलो बताओगे इसके बारे में? किसी ने कहीं कुछ पढ़ा है तो? ये मतलब और कौन सी हमने आइटम जो है वो जिस टाइम पे खरीदी थी हम उस अकाउंट्स में उसकी कॉस्ट वो पास्ट की ही लिखते हैं। ये मैंने चैप्टर 1 में बताई थी बात, तो वेरी गुड, इन्हें याद है। हिस्टोरिकल कॉस्ट मैंने थोड़ा सा हिंट ही दिया था सिर्फ, कि हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब होता है कि जब आप एसेट को एक्वायर करते हो। ये टॉपिक एक थोड़ा सा कवर हुआ था सिर्फ फर्स्ट चैप्टर में, जरा सा, बाकी अब डिटेल में आएगा। जब भी आप किसी एसेट को एक्वायर करते हो, एक्वायर करने का मतलब होता है बच्चे, जब भी आप किसी एसेट को परचेज करते हो, ठीक है, जब भी आप किसी एसेट को एक्वायर करते हो, किसी एसेट को परचेज करते हो, बुक्स में उसकी वैल्यू हमेशा कॉस्ट प्राइस आती है। बुक्स में उसकी वैल्यू हमेशा कॉस्ट प्राइस रहती है। क्या कहना चाहते हैं? मान लो जब भी आप एसेट को एक्वायर करते हो, जब भी आप एसेट को परचेज करते हो, उसकी बुक वैल्यू हमेशा वही वाली रहेगी जिस प्राइस पे आपने उसको खरीदा था। ये उसकी कॉस्ट प्राइस है। वहां पे जो कॉस्ट प्राइस होती है, ठीक है जी, वो जो प्राइस होता है बुक में वही प्राइस रहेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हमने एसेट परचेज किया 1 जुलाई 2008 को, तो एसेट की कॉस्ट प्राइस थी 4 लाख। एसेट का कॉस्ट प्राइस क्या था? 4 लाख। जब मैं अकाउंट्स बनाऊंगी एवरी ईयर सिंस 2008, हर साल जब अकाउंट्स बनेंगे तो बुक में वो एसेट की बुक वैल्यू हमेशा 4 लाख ही रहेगी।
एसेट की बुक वैल्यू हमेशा 4 लाख ही रहेगी। अब एक क्वेश्चन है आपसे, 2020 में भी, अभी 2020 चल रहा है और मैंने एसेट कब खरीदा था? 2008 में। कितने का खरीदा था? 4 लाख का। 2020 में भी उसकी वैल्यू बुक में 4 लाख ही रहेगी। अब आप खुद सोचो कि चाहे आपने कुछ भी खरीदा हो, ये तो कॉमन सेंस की बात है, या तो इसकी वैल्यू कम हो गई होगी और या फिर इसकी वैल्यू बढ़ गई होगी। जैसे मान लो मैंने एसेट, क्या मान लो मैंने लैंड खरीदा था। अब आप सब जानते हो कि अगर मैंने 2008 में 4 लाख का लैंड खरीदा था, तो या तो इसकी वैल्यू 4 लाख से बढ़ गई होगी और या फिर 4 लाख से कम हो गई होगी। लेकिन जो भी प्राइस में चेंज आया है, जो भी प्राइस लेवल में चेंज आया है, ये मैंने अकाउंट्स की लिमिटेशन में बताया था, अकाउंट्स उसको पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है। यही तो सबसे बड़ी कमी है और ये प्रिंसिपल है अकाउंट्स का। और अकाउंट्स का प्रिंसिपल क्या है? हिस्टोरिकल कॉस्ट। कि जब भी आप किसी एसेट को परचेज करते हो तो जो भी उसका कॉस्ट प्राइस होता है, हमेशा बुक वैल्यू वो कॉस्ट प्राइस ही रहेगी, चाहे वो 4 लाख की जमीन 4 करोड़ की क्यों ना हो गई हो। होती है लोगों की, इसमें कोई इतनी परेशान होने वाली बात नहीं है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है बेटा जी कि उन्होंने 4 लाख की प्रॉपर्टी ली थी आज से 10 साल पहले और अब उसकी वैल्यू 4 करोड़ हो गई। ये बहुत आम बात है। तो लेकिन चाहे उसकी वैल्यू 4 करोड़ हो गई हो, चाहे उसकी वैल्यू 40 लाख हो गई हो, चाहे उसकी वैल्यू 2 लाख हो गई हो, चाहे उसकी वैल्यू कुछ भी हो गई हो, आप अपनी अकाउंट्स में उसको हर साल 4 लाख से ही दिखाओगे। जो भी प्राइस लेवल में चेंज आया है, अकाउंट्स उसको इग्नोर कर देता है। एसेट्स को हमेशा, एक लाइन लिख के मैं इसकी समाप्ति कर देती हूँ, एसेट्स आर ऑलवेज वैल्यूड एट, assets are always valued at historical, that is cost price। हमेशा assets cost price पे ही वैल्यू होंगे। कोई डाउट है तो फटाफट से आप बोल सकते हैं, जो भी पूछना चाहो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से रिलैक्स होकर क्लास अटेंड करनी है। हिस्टोरिकल कॉस्ट मींस जब भी आप एसेट एक्वायर करेंगे, एसेट परचेज करेंगे, जो भी उसका कॉस्ट प्राइस होगा, हमेशा बुक वैल्यू कॉस्ट प्राइस ही रहेगा। जो भी प्राइस लेवल में चेंज आया है वो इग्नोर हो जाएगा। और एसेट्स आर ऑलवेज वैल्यूड एट हिस्टोरिकल, दैट इज कॉस्ट प्राइस। हिस्टोरिकल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो खरीदा था ना पास्ट में, तो पास्ट हिस्ट्री होता है, तो इसलिए जो भी उसका हिस्टोरिकल प्राइस है, मतलब जो भी उसका पुराना प्राइस है, उसी पे उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। बताइए जी, कोई डाउट है तो फटाफट से। क्लियर है सबको? थोड़ा सा आप रिस्पॉन्स कर सकते हो, कोई दिक्कत? हर्षित, नवजोत, शिवांश, तरंग, उमंग, वृंदा, अर्जुन, एनीबॉडी? क्लियर है बच्चे? नो, आ गया समझ? हाँ जी जी। इस प्रिंसिपल का नाम क्या है हर्षिता? हिस्टोरिकल कॉस्ट। प्रिंसिपल का नाम बोलो एक बार, बी क्विक। प्रिंसिपल का नाम क्या है? हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल कॉस्ट। लिखिएगा कॉपी में, पहले आप ये नोट कर लो जो यहाँ पर है, फटाफट से जरा इसके बारे में एक लाइन लिख के अगले प्रिंसिपल पे चलते हैं। ये तो इंटरेस्टिंग है, प्रिंसिपल्स तो मजा आता है हर एक को पढ़ने में, इसमें कुछ बोरिंग नहीं है। एक चीज और आपसे पूछूं, चलो आप नोट कर रहे हो लेकिन फिर भी मैं पूछ लेती हूँ। आपने एक टर्म पढ़ी थी, डेप्रीसिएशन। आपने पढ़ा था डेप्रीसिएशन इज द रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। हर साल जो उनकी वैल्यू थोड़ी थोड़ी कम होती रहती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चे बात को, क्योंकि इससे ना वो बहुत टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन पूछने वाले हैं आपसे, तो तैयार हो जाओ। वो भी पूछने वाले हैं और मैं तो पूछने ही वाली हूँ थोड़ी देर में। तो डेप्रीसिएशन इज इक्वल्स टू रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। याद होगा, अभी अभी पढ़ के आए हो आप बेसिक टर्म्स वाले चैप्टर में। तो मुझे ये पूछना है कि डेप्रीसिएशन तो लगेगा ना, मार्केट वैल्यू रिकॉर्ड नहीं होगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो भी आपका एसेट है, ध्यान से, ठीक है,
जो भी आपका एसेट है, सब लोग ध्यान से सुन लीजिएगा, जो भी आपका एसेट है वो बुक्स में किस वैल्यू से रिकॉर्ड होगा? जो भी आपका एसेट है वो बुक्स में किस वैल्यू से रिकॉर्ड होगा? कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड होगा। पर अगर उस पे डेप्रीसिएशन लगता है तो आप उसमें से डेप्रीसिएशन माइनस कर सकते हो, इतना आपको अलाउड है। बट मार्केट की वैल्यू कंसिडर नहीं होगी, मार्केट वैल्यू को आप कंसिडर नहीं करेंगे, मार्केट वैल्यू कंसिडर नहीं की जाएगी। बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझ लेना। अगर आपने कोई एसेट परचेज किया है तो आप उसे कॉस्ट प्राइस लेस डेप्रिसिएशन पे रिकॉर्ड करेंगे, आप मार्केट वैल्यू को कंसिडर नहीं करेंगे। सिंपल। इसका एक एग्जांपल मैं नेक्स्ट पेज पे दे देती हूँ, आप पहले इसे नोट कर लो। एग्जाम्पल दूं? अगर कुछ कभी आपका नोट नहीं होता ना बेटा जी तो बता दिया करो, मैं पिछली वाली स्क्रीन दोबारा दिखा दूंगी। एग्जाम्पल, मैंने एसेट परचेज किया 2 लाख का, ठीक है जी, और मैं एवरी ईयर इसको 10% डेप्रिशिएट करती हूँ। हर साल मैं इसे 10% डेप्रिशिएट करती हूँ, और मैंने ये एसेट 2 लाख का परचेज किया ऑन इन लिख देती हूँ इन 2016, ठीक है जी। अब बताती हूँ कि मेरी बुक्स क्या शो करेंगी। मेरी बुक्स क्या शो करेंगी? 2016 में मैंने एसेट की वैल्यू थी, बीवी मतलब होता है बुक वैल्यू, मेरे एसेट की बुक वैल्यू कितनी थी बेटा जी? 2 लाख। हर साल मैं उसकी वैल्यू कितनी कितनी कम करती हूँ? 10%। क्यों कम करती हूँ? ये आप सब बेसिक टर्म्स में पढ़ के आए हैं कि जब भी आप किसी चीज को इस्तेमाल करते हैं तो वो डेप्रिशिएट होती है, कॉमन सी बात है, चाहे वो कंप्यूटर हो चाहे कुछ भी हो, चाहे मान लो कि ये फर्नीचर है, मैं एसेट की जगह इसको कर देती हूँ फर्नीचर, मान लो ये एसेट की जगह फर्नीचर है। अब क्योंकि मैं फर्नीचर को यूज कर रही हूँ तो हर साल उसकी कुछ बुक वैल्यू कम हो रही है, तो मैंने क्या किया, 2 लाख की वैल्यू थी, फिर मैंने इसमें से माइनस किया 10%। निकाल लो आप भी अपने दिमाग में फटाफट से, एक्टिव हो जाओ। 20,000। हाँ 20,000। ब्रैकेट जो होता है वो अकाउंट्स में माइनस का काम करता है। 20,000 मैंने इसमें से हटा दिए तो मेरी वैल्यू बची 1,80,000। आई होप कोई डाउट नहीं होगा। 2017 में मेरी एसेट की वैल्यू कितनी बची? 1,80,000। फिर अगले साल मैंने इसको दोबारा 10% डेप्रिशिएट किया। डेप्रिशिएट तो ये हर साल ही होगा क्योंकि हर साल यूज हो रहा है। जब मैंने इसे अगले साल डेप्रिशिएट किया तो मैंने 1,80,000 पे डेप्रिसिएशन लगा दिया 18,000, ठीक है जी। अब मेरी बुक्स की वैल्यू 2018 में थी, बता सकते हो आप? बता सकते हो भाई, सभी बता सकते हैं। 1,80,000 में से 18,000 गए तो हर्षिता कितना? 162। ये लाइन ड्रॉ कर दूं आपके लिए। 2 लाख में से 20,000 गए, 180, 180 में से 18,000 की डेप लगी तो हमारी वैल्यू, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, 1,62,000।
ठीक है, अब मान लो कि 2018 में आपकी बुक्स क्या दिखा रही है कि इसकी वैल्यू कितनी है, 1,62,000। बस हो गया, ठीक है। तो 2018 में आपकी बुक्स क्या दिखा रही है कि इसकी वैल्यू क्या है, 1,62,000। मान लो कि उसी फर्नीचर का मार्केट प्राइस उस टाइम पे चल रहा है 1,80,000 और आपके हिसाब से उसकी वैल्यू कितनी है, 1,62,000। तो सवाल सिर्फ इतना आता है कि आप जो मार्केट में प्राइस चल रहा है उसको कंसिडर करेंगे कि नहीं। ये प्रिंसिपल है, बस इतना सा। ये मार्केट प्राइस इस टाइम कितना चल रहा है, 1,80,000। मेरा सवाल आपसे सिर्फ इतना है कि आप इस 1,80,000 वाले को कंसिडर करेंगे हर्षिता, या ऐसे ही नवजोत चलते रहोगे 10-10% हटाते हटाते। आपको अकाउंट्स क्या करने को बोलता है, लेफ्ट वाला या राइट वाला? मार्केट लेफ्ट प्राइस वाला। को नहीं करेंगे। एग्जैक्टली हम मार्केट प्राइस को कंसिडर नहीं करेंगे। मैं भी तो ये कह रही हूँ, हम ऐसे ही काम करेंगे, हम इस वाले प्राइस को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करेंगे। चाहे मार्केट में 1,80,000 ही क्यों चल रहा हो, चल रहा, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम अपनी बुक्स में 1,62,000 ही रिकॉर्ड करेंगे। ये प्रिंसिपल है और ये मैं पीछे दिखाती हूँ। इसका नाम है हिस्टोरिकल कॉस्ट। प्रिंसिपल का नाम क्या है, हिस्टोरिकल कॉस्ट। कि जो भी एसेट आप परचेज करेंगे, दोबारा से ध्यान से सुन लीजिए, जो भी एसेट आप परचेज करेंगे बेटा जी, जितने में आपने उसको परचेज किया है आप उसे उतने में ही रिकॉर्ड करेंगे। चाहे मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़ रही हो, चाहे मार्केट में उसकी वैल्यू कम हो रही हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आप उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर सकते हो, आपको ये अलाउड है, क्योंकि डेप्रिसिएशन अकाउंट्स में अलाउड होता है। उसके अलावा आप मार्केट प्राइस को कंसिडर नहीं करेंगे। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप इसको 2 लाख का ही दिखाओ, ऐसा नहीं कह रही हूँ। आप इसमें से हर साल डेप्रिसिएशन माइनस कर सकते हो, क्योंकि इतना तो हम भी समझते हैं कि जब आप किसी चीज को यूज करते हो तो उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती रहती है, ये तो हम भी समझते हैं। तो आप उतना ही घटाएंगे जितना आपने डिसाइड कर रखा है, चाहे मार्केट में प्राइस कुछ भी हो रहा हो, 1,80 हो रहा हो, या मान लो कि मार्केट में प्राइस 1.5 लाख हो रहा हो, या मार्केट में प्राइस 2.5 लाख हो रहा हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें मार्केट प्राइस को कंसिडर करना ही नहीं है, हमें अपनी एसेट की सिर्फ कौन से प्राइस को कंसिडर करना है, कॉस्ट प्राइस। कोई डाउट है तो बताइए फटाफट। ये बट हमें हर साल जो चीज हमने एक साल खरीद ली है वो हर साल नोट करने की जरूरत क्या है? वो तो जब तक हमने उसको बेचना नहीं है दोबारा, तब हम देखेंगे ना कि हमने इस साल खरीदा था तो अब इतने साल हो गए उस आइटम को। ऐसा तो भी हर साल करेंगे, लेकिन बेटा जी जब हम कोई एसेट खरीदते हैं तो हम उसको हर साल अपनी बुक्स में इसलिए दिखाते हैं कि सामने वाले को पता रहे कि ये एसेट अभी भी मेरे पास है और इसकी वैल्यू अब कम हो गई है, ज्यादा हो गई है या उतनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपनी एसेट्स गिनूं तो मैं हर साल अपना घर अपने एसेट में दिखाऊंगी, क्योंकि अगर मेरे पास घर 2018 में था तो 2019 में गायब कैसे हो गया, शो तो करना पड़ेगा ना। अब गायब होने का एक ही कारण होता है, या तो आपने बेच दिया होगा, और अगर आपने बेचा नहीं तो आपको घर वैसे ही एज इट इज एसेट में शो करना पड़ता है। क्यों शो करना पड़ता है, अगला प्रिंसिपल ये लो आ गया आपके सामने। अभी मैं जरा इसकी डेफिनेशन लिखवा दूं, चलो अभी बाद में लिखवा दूंगी, पहले आप सुन लो साथ साथ, क्योंकि अभी आप फ्लो में सुन रहे हो। 5th प्रिंसिपल, फुल डिस्क्लोजर। आपने बात करी तो मैंने प्रिंसिपल लिख दिया। सेम प्रिंसिपल, फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर कहता है कि एवरीथिंग हैज टू बी डिस्क्लोज्ड एवरी ईयर। जो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि अगर हमने एसेट को, आपने यही पूछा मुझसे आई गेस, कि अगर हमने एसेट को दीदी 2016 में लिया है तो 16 में दिखा तो दिया, अब 17 में दोबारा दिखाओ, 18 में दोबारा, 19 में दोबारा, 20 में दोबारा। हाँ जी, तब तक दिखाओ जब तक वो एसेट आपके पास है, जिससे कि सामने जो लोग आपके बैलेंस शीट्स को, आपके ट्रेडिंग को, आपके P&L को, सब छोड़ो, जो आपके अकाउंट्स को देख रहे हैं, उन्हें पता रहे कि आपके पास अभी भी ये एसेट है। लेकिन हाँ, हम आपको ये अलाउ कर रहे हैं कि आप उस एसेट को डेप्रिशिएट कर सकते हो, क्योंकि आप उस एसेट को यूज कर रहे हो तो धीरे धीरे उसकी वैल्यू तो कम होगी,
ये तो हम मानते हैं, लेकिन आप मार्केट प्राइस को कंसिडर नहीं करेंगे। बाकी और कोई जो पूछना चाहते हैं फटाफट से पूछ सकते हैं। जी डेप्रिशिएट करते रहेंगे तो वैल्यू तो जीरो हो जाएगी ऐसे अकाउंट। हाँ जी बच्चे, बिल्कुल हो जाएगी। एक टाइम पे जाके कुछ साल के बाद एसेट की वैल्यू जीरो हो जाती है, और फिर जब उस एसेट की वैल्यू जीरो हो जाती है तब हम उस अकाउंट्स में उसको स्क्रैप डिक्लेयर कर देते हैं। स्क्रैप का मतलब होता है कबाड़, कि अब ये कबाड़ हो चुका है अकाउंट्स के हिसाब से। ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि कंप्यूटर तो बिल्कुल सही चल रहा है लेकिन उसकी बुक्स में वैल्यू जीरो हो गई। यही तो अकाउंट्स की कमी है, यही तो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि अकाउंट्स फुली एग्जैक्ट नहीं होता है, अकाउंट्स में भी कुछ कमियां हैं। जब मैं इसको डेप्रिशिएट कर रही हूँ तो धीरे धीरे ये जीरो हो जाएगा, पर मान लो कि इसकी वैल्यू यहाँ पे जीरो हो गई और चेयर अभी भी सही है, अगर फर्नीचर अभी भी सही है और उसकी वैल्यू जीरो हो गई तो ये अकाउंट्स की एक कमी है जिसका नाम है कि अकाउंट्स इज नॉट फुली एग्जैक्ट। ये लिमिटेशंस में पढ़ाया था चैप्टर 1 में, पर ऐसा होता है। ये आपने बिल्कुल सही बात बोली। और बताइए, लिखें फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट की डेफिनेशन, आप लिखिएगा कॉपी में। ये सब जो रफ में है ना बेटा जी, ये भी नोट कर लिया करो, ये आपके काम आएगा। कभी कभी ना फेयर लैंग्वेज समझ नहीं आती, एग्जाम्पल देख के समझ आ जाता है। लिखिएगा अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, जरा सी लाइन लिखवानी है मुझे, ज्यादा कुछ नहीं है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एसेट इज रिकॉर्डेड कॉस्ट at cost at the time of purchase, at the time of purchase। चलो आगे की बात आप बोलो। asset is recorded at cost at the time of purchase less, क्या लेस कर सकते हैं हम इसमें से फटाफट से? डेप्रिसिएशन। क्या लेस करना अलाउड है? हाँ, क्या लेस करना अलाउड है? डेप्रिसिएशन। हाँ, डेप्रिसिएशन। लेस डेप्रिसिएशन। बट हर्षिता, वृंदा, कौन सी वैल्यू को वृंदा हम कंसिडर नहीं करेंगे? मार्केट वैल्यू। बट मार्केट वैल्यू विल नॉट बी कंसिडर, मार्केट वैल्यू कंसिडर नहीं होगी बट मार्केट वैल्यू विल नॉट बी कंसिडर। आप अपने हिसाब से उसे डेप्रिशिएट कर लो, अब वो मार्केट में बढ़ गया, कम हो गया, कितना कम हो गया, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। मार्केट वैल्यू विल नॉट बी कंसिडर फॉर अकाउंटिंग पर्पस, दैट्स इट, फॉर अकाउंटिंग पर्पस। अकाउंटिंग अगर उस हाँ जी बोलिए। अगर एप्रिशिएट हो रहा है उस प्राइस, उस चीज का, एसेट का प्राइस, तब तो भी डेप्रिसिएशन लगेगा उस पे, फिर ऐड हो जाएगा। देखो वाइस वर्सा होता है, जैसे मैंने बोला है कि आप लेस डेप्रिसिएशन कर सकते हो, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये है कि अगर एप्रिशिएट हो रहा है तो आप ऐड एप्रिशिएट कर सकते हो, बट एप्रिसिएशन जनरली होता नहीं है, एसेट्स जनरली डेप्रिशिएट ही होते हैं। उसका एक रीजन मैं आपको देती हूँ कि जैसे आप बोल रहे हो कि डेप्रिशिएट की जगह एप्रिशिएट भी हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन बेटा जी एक बात बताओ कि जब आप किसी चीज को यूज कर रहे हो तो उसकी वैल्यू ईयर बाय ईयर कम ही होगी ना, ईयर बाय ईयर बढ़ कैसे जाएगी? तो इसलिए हम ये मानते हैं कि जितने भी एसेट्स होते हैं, मशीन, फर्नीचर, टीवी, लैपटॉप, फैन, ट्यूबलाइट, जो भी है मेरे आसपास, ये जितने भी एसेट्स हैं, अगर मैं इसे यूज कर रही हूँ तो धीरे धीरे इसकी वैल्यू डेप्रिशिएट ही होगी, क्योंकि मैं इन चीजों को यूज कर रही हूँ। इसलिए मैंने बोला कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एसेट इज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट एट द टाइम ऑफ परचेज लेस डेप्रिसिएशन, बट मार्केट वैल्यू विल नॉट बी कंसिडर फॉर अकाउंटिंग पर्पस। आप मार्केट वैल्यू को कंसिडर नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। फुल डिस्क्लोजर पे मैं अभी आती हूँ, पहले मुझे एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ानी है, पहले मैं वो पढ़ाऊंगी। लिखिएगा फिफ्थ प्रिंसिपल, इसके साथ है ना वो इसका भाई है हिस्टोरिकल कॉस्ट का। लिखिएगा प्रूडेंस, और दूसरा नाम है इसका कंजर्वेटिज्म। नाम थोड़ा सा अजीब है बट प्रिंसिपल अच्छा है, प्रूडेंस स्लैश कंजर्वेटिज्म।
प्रूडेंस स्लैश कंजर्वेटिज्म बहुत ही अच्छा प्रिंसिपल है। फुल डिस्क्लोजर तो जरा सा ही है ना, तो वो तो एक ही लाइन में समझ आ जाएगा। इसमें कम से कम कुछ तो है पढ़ाने का, तो पहले इसको पढ़ाते हैं। प्रूडेंस स्लैश कंजर्वेटिज्म। अभी तक हमने कितने प्रिंसिपल्स पढ़ लिए भाई? 4। चारों बिल्कुल टिप्स पे रट लो। बिजनेस एंटिटी, ओनर और बिजनेस अलग होते हैं। अकाउंट्स हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं, फुल स्टॉप। मनी मेजरमेंट, अकाउंट्स में हर चीज को रुपीज में रिकॉर्ड किया जाता है। जो चीज रुपीज में रिकॉर्ड नहीं होती वो अकाउंट्स में नहीं आती। नंबर 3, अकाउंटिंग पीरियड, बिजनेस की लाइफ को एक एक साल में बांट दिया गया है। हम अकाउंट्स एक एक साल के हिसाब से बनाते हैं। नंबर 4, हिस्टोरिकल कॉस्ट, जो भी एसेट होते हैं जब आप उन्हें परचेज करते हो तो उनका कॉस्ट प्राइस ही हमेशा बुक्स में आता है। ज्यादा से ज्यादा आप डेप्रिसिएशन माइनस कर सकते हो, मार्केट वैल्यू आप बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करेंगे। चाहे मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़ गई हो, चाहे उसकी वैल्यू कम हो गई हो, उससे हमें कोई भी मतलब नहीं है जब हम अकाउंट्स बनाते हैं। एंड 5th, हो सकता है लास्ट हो क्योंकि बड़ा प्रिंसिपल है, बाकी देख लेंगे। प्रूडेंस स्लैश कंजर्वेटिज्म, इसमें बहुत अच्छी एक लाइन लिखी है, मैं भी आपके लिए वही लाइन लिख देती हूँ। अकाउंट्स ये कहता है, अरे बाप रे, डू नॉट डू नॉट एंटिसिपेट profit. Do not anticipate profit, but prepare for all losses. Exactly. Do not anticipate profit, but prepare for all losses. Do not anticipate profit, but prepare for all possible losses. लिख लो आप, all possible losses. Do not anticipate profit, but prepare for all possible losses. समझ नहीं आई बात, अब आप समझाओगे। Do not anticipate profit, but prepare for all possible losses. प्रॉफिट को एंटीसिपेट मत करो। एंटीसिपेट मतलब हिंदी, बस हिंदी में एक वर्ड बता दो। अंदाजा। अंदाजा। एग्जैक्टली। प्रॉफिट का अंदाजा मत लगाओ। कभी मत सोचो कि मुझे इतना प्रॉफिट हो सकता है और पहले से ही उसको सोच के बैठ जाओ, हाँ इस साल तो मुझे 1.5 लाख का प्रॉफिट होगा। अकाउंट्स ऐसा कहता है, और पहले से ही उसको अकाउंट्स में लिख लो, हाँ भाई लिख ले मेरी इनकम में इस साल 1.5 लाख का प्रॉफिट है। लेकिन कैसे, अभी एश्योर कहाँ हुआ है? बट प्रिपेयर फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। लेकिन बेटा जी अगर आपको जरा सा घबराहट भी होती है ना कि मुझे लॉस हो सकता है, तो उसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। ये लाइफ में भी अप्लाई होता है और अकाउंट्स में तो अप्लाई होता ही होता है। लाइफ में इसलिए अप्लाई होता है क्योंकि अगर आपको लाइफ में भी कभी ऐसा लगे कि आपको कहीं पे लॉस हो सकता है तो उसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। लेकिन प्रॉफिट की कभी तैयारी नहीं करनी चाहिए बच्चे, जब तक प्रॉफिट हो ना। पहले प्रॉफिट हो जाए तभी उसको इनकम मानेंगे। अब देखो मैं आपको क्या बोलूंगी, प्रॉफिट अगर एंटीसिपेटेड है, एंटीसिपेटेड मतलब अगर प्रॉफिट के चांसेस हैं, आप समझ जाओगे मेरे एक ही वर्ड से, अगर प्रॉफिट के चांसेस हैं तो आप उसे अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो आप उसे अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसको हम हाँ जी, इसको हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अगर मुझे ऐसा लगता है कि हाँ यार मुझे ना इस साल ना लग रहा है कि प्रॉफिट हो जाएगा, इस साल हो जाए, कहीं ना कहीं से पैसे आ जाएंगे रुके हुए, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कहीं ना कहीं से पैसे आ जाएंगे रुके हुए, तब भी आप इसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे बेटा जी, जब तक ये आ नहीं जाते। याद है वर्ड, बेड डेप रिकवर्ड, आपका पैसा डूबा और फिर रिकवर हो गया। अगर आपका पैसा रिकवर हो गया तो जब तक वो रिकवर नहीं होगा तब तक आप उसे अकाउंट्स में नहीं लिखोगे। लेकिन अगर मैं बात करूं लॉस की, इसकी लॉस की, तो अकाउंट्स ये कहता है
कि अगर लॉस का जरा सा भी चांस लगे ना कि हाँ इस साल लॉस हो सकता है, अगर लॉस का जरा सा भी चांसेस लगे तो आप उसे एकदम से अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लो। और अकाउंट्स में रिकॉर्ड करके बेटा जी दुनिया को बता दो कि मुझे लॉस हो सकता है, भाई मुझे नहीं पता। तो ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको प्रॉफिट की उम्मीद है तो आप इसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करोगे, पर आपको लॉस की अगर उम्मीद है तो आप इसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। करते हैं हम, बिल्कुल करते हैं। हम बेड डेप रिकॉर्ड करते हैं। आप एक टर्म पढ़ के आए थे बेड डेप, क्या था बेड डेप? बेड डेप, चलो हाँ कोई भी आप में से any unrecoverable amount. एग्जैक्टली, एनी इररिकवरेबल अमाउंट। क्या सामने वाले ने बोल दिया कि मैं पैसे नहीं देने वाला? ऐसा तो उसने नहीं बोला। आपको ऐसा लगता है कि अब ये पैसा नहीं आएगा और मेरा ये पैसा डूब गया है, इसको आप क्या मानते हो? बेड डेप। तो आप बेड डेप की तैयारी पहले से ही कर लेते हो कि हाँ भाई पैसा डूब सकता है, भाई पहले से ही तैयार हो जाओ। लेकिन जब तक आपको कोई प्रॉफिट हो ना जाए तब तक वो अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होता है। डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट बट प्रिपेयर फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। लॉसेस की तैयारी करना शुरू कर दो अगर जरा सी भी उम्मीद लगती है, लेकिन अगर जरा सी भी उम्मीद लगती है प्रॉफिट की तो उसकी तैयारी आप पहले से शुरू नहीं करेंगे। कोई दिक्कत है तो आप बोलिए। क्लियर है? एनीबॉडी ऑन द लाइन क्लियर है? बोलिए बच्चे। वृंदा क्लियर है? शिवांश समझ में आया? हाँ जी। वृंदा किस चीज की तैयारी हम नहीं करेंगे अगर हमें कोई भी एक्सपेक्टेड प्रॉफिट की तैयारी नहीं करनी, और किस चीज की तैयारी करनी है? लॉस। एग्जैक्टली आपकी लाइन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही होगी, कोई बात नहीं, आपका आंसर हमें मिल गया है कि लॉस में अगर कोई भी एक्सपेक्टेड लॉस है तो उसकी तैयारी हमें करनी है, बट अगर कोई भी एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है तो उसकी तैयारी हम नहीं करेंगे। कोई कुछ पूछना चाहता है तो बोल सकता है, शायद कोई कुछ पूछ रहा था। एक चीज और कहता है ये प्रिंसिपल कि जब आप स्टॉक को वैल्यू करोगे, चलो आप बताओगे, नवजोत ने तो अभी पढ़ा नहीं है, कुछ थोड़ा बहुत ही पढ़ा है, तो उमंग आपसे पूछेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड एसेट्स। अभी ऊपर हम एसेट्स को बोल रहे थे वैल्यू करने के बारे में, अब हम स्टॉक वैल्यू कर रहे हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड स्टॉक? दीदी स्टॉक वो होते हैं जो रीसेल पर्पस के लिए होते हैं और वो अपने यूज के लिए होते हैं। एग्जैक्टली, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड एसेट्स? बिल्कुल सही बोला इन्होंने। स्टॉक वो होता है जो रीसेल के लिए होता है और एसेट्स वो होते हैं जो अपने यूज के लिए होते हैं। जिन्होंने वो क्लास अटेंड नहीं करी, मैं आपके लिए एक बार दोबारा बोल देती हूँ। स्टॉक वो होता है बेटा जी जो आपने रीसेल के लिए रखा है। ये देखो, यहाँ पे हम किसको वैल्यू कर रहे थे? एसेट्स को। यहाँ पे हम एसेट्स को वैल्यू कर रहे थे। एसेट्स वो होते हैं जो आपने अपने यूज के लिए रखे हैं, आप इन्हें सेल नहीं करने वाले हो। और यहाँ पे हम आपको किसको वैल्यू करने को बता रहे हैं? स्टॉक। और स्टॉक वो चीज होती है जो 3 तरीके का होता है, याद है? रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड। और स्टॉक वो होता है जो आपने फर्दर सेल के लिए रखा है। अब क्या समझाना चाहते हो दीदी? बस एक आखिरी बात ये समझानी है आज की क्लास में कि एसेट्स को रिकॉर्ड किया जाता है कॉस्ट प्राइस पे। बहुत ध्यान से सुनना, एसेट को रिकॉर्ड किया जाता है कॉस्ट प्राइस पे। ज्यादा से ज्यादा आप उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर सकते हो और मार्केट वैल्यू कंसिडर नहीं किया जाता है। लेकिन बेटा जी स्टॉक को वैल्यू किया जाता है कॉस्ट प्राइस पे, बहुत ध्यान से सुनना, और मार्केट प्राइस पे। ये क्या बात हुई? एक बताओ, कॉस्ट या मार्केट? कॉस्ट और मार्केट, विच एवर इज लेस, जो भी दोनों में से कम होता है। इतना आज अगर याद हो गया तो बेटा जी आज की क्लास हमारी सक्सेसफुल है। फटाफट से सारी बातें याद कर लो। सबसे पहला प्रिंसिपल था हिस्टोरिकल कॉस्ट और दूसरा था प्रूडेंस, जिसका दूसरा नाम था कंजर्वेटिज्म। दोनों में क्या फर्क था? हिस्टोरिकल कॉस्ट ये कहता है कि जब आप एसेट को वैल्यू करोगे, बहुत ध्यान से सुनो, जब आप किसको वैल्यू करोगे? एसेट को,
तो आप एसेट को वैल्यू करोगे कॉस्ट प्राइस पे, ज्यादा से ज्यादा आप उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर सकते हो, बट मार्केट वैल्यू आप बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करोगे। बट प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म दो बातें कहता है, बहुत ध्यान से सुनना। प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म जो है वो दो बातें कहता है, एक ये वाली स्टार बात और एक ये वाली स्टार बात। पहली, डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट बट प्रिपेयर फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। अगर आपको कोई प्रॉफिट का चांस है तो आप उसे अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बट अगर कोई लॉस का चांस है तो आप उसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। और दूसरी बात कि जब भी आप स्टॉक को वैल्यू करेंगे, जब भी आप स्टॉक को वैल्यू करेंगे तो कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस पे वैल्यू करेंगे। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसेट एंड स्टॉक? स्टॉक मतलब जिसे आप फर्दर सेल करोगे, ये देखो ये होता है स्टॉक जो आपने अपने बिजनेस में सेल करने के लिए रखा है, और ये होते हैं एसेट्स जो आपने यूज करने के लिए रखे हैं। बहुत एग्जांपल्स दिए मैंने आपको, जैसे फर्नीचर वाले की दुकान है, वहां पे जो फर्नीचर पड़ा हुआ है वो क्या है वृंदा? स्टॉक, क्योंकि दुकान फर्नीचर की है। लेकिन वहां पे जो एसी लगा हुआ है, क्या वो भी स्टॉक है? द आंसर इज नो। वो एसी क्या है? एसेट। अब आपकी मान लो, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेरी टायर की शॉप है, तो अगर मेरी टायर की शॉप है तो वहां पे जो टायर पड़े हुए हैं वो मेरे लिए स्टॉक है। लेकिन वहां पे दुकान पे एसी लगा हुआ है, चेयर है, टेबल है, वो सारी चीजें एसेट है। हमेशा कम होगी सेलिंग प्राइस से। नहीं, क्यों? ऐसा नहीं है। कॉस्ट प्राइस ऐसा भी हो सकता है कि कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो और मार्केट प्राइस कम हो। प्रॉफिट में भी तो चीजें सेल होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अगर कॉस्ट प्राइस कम होगा, सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा, और अगर उल्टा होगा तो लॉस होगा। तो कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। मार्केट प्राइस का मतलब ये होता है कि मार्केट में जो प्राइस उस चीज का चल रहा है, दैट इज कॉल्ड एज मार्केट प्राइस। तो ये प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म की डेफिनेशन है। According to this principle, do not anticipate profit but prepare for all possible losses. Example, valuation of stock will be done at cost price or market price, whichever is lower. दी बट जैसे कि हमने कोई चीज खरीदी है तो हमने भी तो मार्केट से ही खरीदी है, तो वो वैल्यू में डिफरेंस कहाँ से आएगा? पर अब तो चेंज हो गया ना, वो हमने तो 4 साल पहले खरीदी थी। अच्छा, टाइम। एग्जैक्टली अब इस साल वो चेंज हो गई। इस साल हमने जो 4 साल पहले खरीदी थी उसकी कॉस्ट प्राइस है 2 लाख, और अभी जो मार्केट प्राइस है वो है 6 लाख। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा आप सब लोग, जिसे भी कोई भी डाउट ना रहे। ये दो प्राइसेस होते हैं, एक होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है बच्चे, जिस प्राइस पे आपने वो एसेट एक्वायर किया था या स्टॉक एक्वायर किया था। और मार्केट प्राइस मतलब जो इस साल चल रहा है। अब मान लो कि आपने कोई चीज एक्वायर करी थी 4 लाख की, बहुत ध्यान से समझिएगा, जिसे 1% भी अगर किसी को डाउट है, और अभी मार्केट प्राइस हो चुका है 5 लाख। सॉरी, मैं थोड़ा सा चेंज करूंगी, मार्केट प्राइस हो चुका है 3 लाख, और खरीदी कितने में थी अर्जुन? 4 लाख में। अब आप देखो, ये कॉस्ट प्राइस है और ये मार्केट प्राइस है। अगर तो ये एसेट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर ये एसेट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो अब ये अकाउंट्स में कितने पे रिकॉर्ड होगा? सोच लो और आंसर दे देना। अगर ये वैल्यूज गुड स्टॉक की है, अगर ये स्टॉक है, तो ये अकाउंट्स में कितने पे रिकॉर्ड होगा? अब सोचो और फटाफट से आंसर दो। 3 लाख। हाँ, सब लोग जिन्होंने भी आज की क्लास अटेंड करी है। हाँ जी, सीपी एसेट्स 4 लाख में और स्टॉक 3 लाख। एग्जैक्टली। अगर ये एसेट होता तो ये रिकॉर्ड होगा कॉस्ट प्राइस पे, फिर हमें मार्केट प्राइस से कोई मतलब नहीं है। और कॉस्ट प्राइस कितना है? 4 लाख। क्लियर हो चुका होगा आप सबको। अगर ये जो मैं बात कर रही हूँ ये स्टॉक है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, तो फिर ये अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगा सीपी और एमपी, जो भी दोनों में से लोअर है। यानी ये अकाउंट्स में कितने पे रिकॉर्ड होगा? 4 लाख और 3 लाख में से जो भी लोअर है, दैट इज 3 लाख। these are two different principles. एसेट पे लगता है हिस्टोरिकल कॉस्ट वाला, इस पे कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई होता है उमंग? हिस्टोरिकल कॉस्ट। और स्टॉक की वैल्यूएशन पे कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई होता है? प्रूडेंस और
कंजर्वेटिज्म। और एसेट और स्टॉक में क्या डिफरेंस होता है? एसेट मतलब जो आपने अपने यूज के लिए खरीदा है, और स्टॉक मतलब जो चीज आपने बेचने के लिए खरीदी है। जो चीज आपने बेचने के लिए खरीदी है वो तो कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विचएवर इज लोअर पे मेजर होगी, लेकिन जो चीज आपने अपने यूज के लिए खरीदी है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही रिकॉर्ड होगी। ये देखो, एसेट के वैल्यूएशन पे, एसेट्स के वैल्यूएशन पे, सॉरी, एसेट्स के वैल्यूएशन पे जो प्रिंसिपल लगता है दैट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट। सब लोग ध्यान रखना, हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब हमेशा सीपी रिकॉर्ड होगा। सीपी में ज्यादा से ज्यादा हम वृंदा क्या माइनस कर सकते हैं? डेप्रीसिएशन, और कुछ माइनस नहीं कर सकते हैं। मैं सारी बातें समरी में लिख देती हूँ, आप भी कहीं नोट कर लो। और एमपी बिल्कुल भी कंसिडर नहीं होगा, ये मैंने आज आपको पढ़ाया है, और एमपी बिल्कुल भी कंसिडर नहीं होगा। बट अगर मैं बात करूं स्टॉक की वैल्यूएशन की, तो स्टॉक की वैल्यूएशन पे अप्लाई होगा प्रूडेंस, जिसका दूसरा नाम होता है कंजर्वेटिज्म। दिमाग को पूरा एक्टिव कर लीजिए बच्चे। जो कहता है सीपी और एमपी जो भी लोअर है उस पे स्टॉक मेजर किया जाएगा। यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें एमपी कंसिडर होगा, बट अगर मैं उसकी बात करूं तो उसमें एमपी कंसिडर नहीं होगा। ये हमारे आज के दो प्रिंसिपल्स हैं, एक का नाम है हिस्टोरिकल कॉस्ट और एक का नाम है प्रूडेंस स्लैश कंजर्वेटिज्म। ये एसेट की वैल्यूएशन पे लगता है, ये स्टॉक की वैल्यूएशन पे लगता है। एसेट और स्टॉक में क्या डिफरेंस होता है वो भी लिखना है तो मैं वो भी लिख सकती हूँ। एसेट और स्टॉक में ये डिफरेंस होता है एसेट वर्सेस स्टॉक। एसेट वो चीज होती है, वैसे मैंने ये क्लास में पढ़ाया था, जिसको आपने अपने यूज के लिए खरीदा है, और स्टॉक वो चीज होती है जिसको आपने रीसेल के लिए खरीदा है। एसेट वो चीज होती है जिसको आपने यूज के लिए खरीदा है, स्टॉक वो चीज होती है जिसको आपने रीसेल करने के लिए खरीदा। तो दोनों पे अलग अलग प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं। दैट्स इट। और कोई डाउट है तो फटाफट से बताइए।